मेरा नाम बाबर है और मैं जवान हूँ। जिस्मानी तौर पर शुरू से ही मजबूत था, लेकिन प्यार के बारे में कुछ खास पता नहीं था, और अगर कुछ पता भी था तो तबीयत के हिसाब से शर्मीला था, अपना कदम उठाने में झिझक रखता था। जब मैंने मैट्रिक का इम्तिहान दिया तो इम्तिहान से फरागत के बाद मैं अपने नाना के घर लाहौर चला गया। मेरे नाना का घर छोटा है, जहाँ मेरे मामू और उनकी बीवियां और खालाएं रहती थीं। जब मैं जाता तो मुझे खाला वाले कमरे में सोना पड़ता। वहाँ बस्तर होते थे, एक पर खालाएं हो जाते और दूसरे पर मैं। मेरे कुछ मामू शादीशुदा थे, उनके अलग कमरे थे। नाना नानी की वफात हो चुकी थी। मैं मैट्रिक के पेपर्स देने के बाद जब नाना के घर गया तो एक रात हम सो रहे थे, मुझे बुखार हो गया। मैंने अपनी बड़ी खाला को जगाया कि खाला मुझे बहुत सर्दी लग रही है। खाला ने मुझे चेक किया और कहा कि मुझे बहुत ज़्यादा बुखार है। उन्होंने मुझे घर में पड़ी हुई दवा दी और छोटी खाला को जगाया कि बाबर को बुखार है, मैं उसके साथ हूँ। फिर खाला ने मेरा सर दबाना शुरू किया और फिर सर दबाते दबाते खाला ने मेरा हाथ पकड़ लिया, मगर मैं सोने की एक्टिंग करता रहा। फिर मुझे पता नहीं मैं कब सो गया। मैं सुबह उठा, खाला मुझे डॉक्टर के पास ले गए। दिन भर रात वाला सारा वाक़या मेरे जहन में घूमता रहा, लेकिन खाला भी आम सी घूमती रहीं, मुझे दवा देती रहीं, ख्याल रखती रहीं, और कोई ऐसी वैसी बात उन्होंने नहीं की। ना ही मुझ में इतनी हिम्मत थी कि उनसे रात वाले वाक़ये के बारे में पूछता या कोई बात करता। हालांकि इस वक्त मुझे प्यार के मामलात की ज़्यादा मालूमात नहीं थी, लेकिन फिर भी मैं जानता था कि प्यार क्या है। असरात के बाद मेरा जहन बदल गया। मैं आंख बचाकर खाला के चेहरे को देखता था, लेकिन मैंने कोई ऐसी वैसी बात नहीं की जो किसी को शक में डालती। कुछ दिन वहाँ रहने के बाद मेरे घर वापस जाने का वक्त आ गया। मेरे साथ छोटी खाला नरगिस तैयार हो गई। मैं और छोटी खाला हमारे घर सरगुधा के लिए निकल पड़े। बस में साथ साथ बैठ गए। पूरा सफ़र मेरे लिए अच्छा गुजरा। घर पहुंचकर सारा दिन में खाला का कोई ना कोई काम करता रहा। उस बार मैं मुकम्मल तौर पर बदल चुका था, लेकिन मुझे इतनी मालूमात नहीं थी कि आगे क्या करना है। एक दिन मैं बाहर से घर आया तो खाला को देखते हुए कमरे में गया। जब मैंने दरवाज़ा खोला तो क्या देखता हूँ कि खाला चारपाई पर बैठी थीं और किसी से प्यार मोहब्बत की बातें कर रही थीं। जैसे ही खाला ने मुझे देखा, खाला ज़ोर से चलाएं। मैं डर के मारे जल्दी से बाहर निकल आया और परेशान होकर एक कोने में बैठ गया। सोचने लगा कि अब खाला बाहर आकर पता नहीं किया करेंगी। हालांकि ये कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन मेरे दिल की धड़कनें बहुत बढ़ गई थीं। मैंने कसम उठाकर कहा, खाला मुझे पता नहीं था कि आप अंदर हैं। खाला ने कहा, आइंदा अगर किसी का दरवाज़ा बंद हो तो खटखटा लिया करो और अब परेशान ना हो। उसके बाद मैं नॉर्मल हो गया, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। फिर अचानक मेरे जहन में खाला का चेहरा आ गया। वो मंजर आंखों के सामने आता तो मैं बेचैन हो जाता। मैं उस मंजर को बार बार याद करता रहा। सोते हुए भी वही मंजर मेरे सामने आता और मैं सोते जागते वही मनाजर देखता रहा। लेकिन इससे आगे मुझे कुछ पता नहीं था, न ही किसी से पूछने की हिम्मत थी। जुमा का दिन था। छोटी खाला ने कहा कि आज रात को VCR किराए पर ले आओ और फिल्में देखेंगे। मैं वीडियो सेंटर की दुकान से VCR और फिल्में लेने गया। जब मैं वहां गया तो दुकान वाला लड़का एक रोमांटिक मूवी देख रहा था। मेरा दिल फिल्म पर नहीं लग रहा था, बस आंख बचाकर खाला को देखता रहा। मैं तसव्वुर में खाला के खूबसूरत चेहरे को देखता रहा और उन्हें सोचों में गुम रहा। रात सारी मेरी सोचों में गुजरी। दिन को भी खाला के बारे में सोचता रहा। मैं उन्हीं सोचों में गम बेकरार रहने लगा कि खाला आखिर इस दिन अकेले में किससे बात कर रही थी। आखिर वो कौन था? मुझे एहसास था कि खाला के बारे में ऐसा सोचना भी सही नहीं है। किसी वक्त मैं खुद को मलामत करता और किसी वक्त शैतान के बहकावे में आकर फिर से अपनी कोशिश में लग जाता कि आखिर खाला किससे बात कर रही थी। आखिर वो वक्त आ गया जब मुझे मेरी मेहनत का फल मिलने वाला था। मैं स्टोर रूम की सफाई कर रहा था और अब तक मुझे अपने मकसद में कामयाबी नहीं मिल रही थी, जो मेरे दिल और दिमाग पर हावी था कि खाला ना जाने अकेले में किससे बात कर रही थी। स्टोर रूम की सफाई करते हुए अचानक जैसे ही मैंने लकड़ी की अलमारी के पीछे देखा तो उसके पीछे स्टोर रूम की दीवार पर बनी हुई सीमेंट की अलमारी भी थी, जिसका सीमेंट उतरा हुआ था। मैंने उसको गौर से देखा और जो थोड़ा बहुत इस पर सीमेंट लगा हुआ था वो बहुत पुराना और बुसीदा था, जो हाथ लगाने से भी उतर रहा था। मैंने लोहे की एक राड ली और सीमेंट उतारने लगा। सीमेंट उतर गया। आप सब जानते होंगे कि दीवार के साथ जो अलमारी बनाई जाती है उसको टाइल से बंद किया जाता है, जो बारीक होती है, और वहाँ राड से सुराख बनाने में मैं कामयाब हो गया। जैसे ही मैंने लोहे की सुराख से स्टोर रूम की अलमारी के पीछे वाली टाइल के नीचे से सीमेंट खर्च कर निकाला तो वहाँ एक सुराख बन गया, जिससे खाला के कमरे का अंदर का सारा नज़ारा नजर आने लगा। मैंने बड़ी एहतियात से ये काम किया था। पहले अंदर जाकर चेक किया कि खाला के कमरे में कोई नहीं है, स्टोर रूम में आने वाला भी कोई नहीं था। जब मुझे हर तरफ से तसल्ली हो गई तब मैंने अपना काम जल्दी से मुकम्मल किया। सुराख बनते ही मुझे इतनी खुशी हुई जैसे मैं चांद पर पहुंच गया हूँ, जैसे मुझे किसी काम से बहुत फायदा हुआ हो, जैसे मैंने कोई महम फतह कर ली हो। सुराख बनाने के बाद मैंने उस अलमारी के आगे लकड़ी वाली अलमारी ऐसे रखी कि उसके पीछे बैठकर भी मैं आराम से खाला के कमरे का सारा मंजर देख सकूं। अब मैं अपना सारा काम करके बाहर निकल आया और बाहर आकर कहा, कुछ सामान स्टोर रूम वाला सेट कर लिया है, बाकी कुछ देर बाद करूंगा। मैंने ये इसलिए कहा ताकि किसी को शक ना हो कि मैं आजकल स्टोर रूम में ज्यादा क्यों रहता हूँ और दोबारा स्टोर रूम में जाने का बहाना भी कायम रखना चाहता था। बाहर आकर मैं सबके साथ बैठ गया और इंतजार करने लगा कि कब खाला अपने कमरे में इस आदमी से बात करने जाएं और मैं उन्हें देखूं। लेकिन खाला को इस दिन जद सी थी, वो सारा दिन ना उठें। मैं अफसरदा खामोशी से लेट गया, सोचता रहा कि खाला आज क्यों नहीं गई फ़ोन पर बात करने। मैं अगली सुबह उठा, फिर वही इंतज़ार। मेरी नज़र खाला पर थी कि कब वो फ़ोन लेकर अपने कमरे में जाएं, कब मैं अपनी हसरत पूरी करूं। लेकिन खाला जा ही नहीं रही थी।
मुझे घर वालों ने किसी काम से बाहर भेज दिया। थोड़ी देर बाद जब वापस आया तो खाला के हाथ में फ़ोन था और वो बात करके शायद अपने कमरे से बाहर निकल रही थीं। इस वक्त मेरा किसी से बात करने को दिल भी नहीं चाह रहा था, बस सारा दिन परेशान फिरता रहा। कुछ दिन बाद घर वालों ने मुझसे कहा, बाबर तुमने स्टोर रूम का सारा सामान भी अपनी जगह से हटा दिया है, उसे सेट क्यों नहीं कर रहे? अगर काम नहीं कर सकते तो पंगा मत लिया करो। जब वो काफ़ी बातें सुनाने लगे तो खाला ने कहा, आओ बाबर मैं तुम्हारे साथ स्टोर रूम सेट करा देती हूँ। मैंने फ़ौरन कहा, नहीं खाला, स्टोर रूम का कोई मसला नहीं, वो तो अब मेरी जिम्मेदारी है। देखना आज के बाद स्टोर रूम की कोई चीज़ भी अपनी जगह से गायब नहीं होगी। ये बात करके आने वाले कल के लिए मैंने सबके जहन में डाल दिया कि स्टोर रूम को मैं ही सेट करूंगा। मेरी बात सुनकर सबने कहा, देखो मर्द हो तो अपनी बात से पीछे ना हटना, हम भी देखते हैं कि तुम कितने दिन लगाते हो इस गंदगी को साफ करने में। मैंने ये जिम्मेदारी खुशी से अपने सर ले ली और खाला से कहा, खाला अब जाओ जाकर अपने काम करो, स्टोर रूम अब सिर्फ मेरी जिद है, मैं सबको दिखाऊंगा कि मैं क्या कर सकता हूँ। खाला से ये बात करके मैं स्टोर रूम में घुस गया और अपनी नज़र और दिमाग वहाँ लगा दिया कि खाला कब जाती हैं फ़ोन पर बात करने। थोड़ी देर बाद खाला के कमरे का दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ आई और मेरी धड़कन तेज़ हो गई। मैं अलमारी वाले सुराख की तरफ जाने की बजाय स्टोर रूम के दरवाजे की तरफ गया ताकि बाहर देखूं कोई इस तरफ तो नहीं आ रहा, लेकिन इस तरफ किसी का ध्यान नहीं था और न ही कोई स्टोर रूम में आता था। पहले ही सब उस खटारे से दौड़ भागते थे और आज खुश थे कि मैं खुद सफाई की बात करके फंस गया हूँ। मैं धड़कते दिल के साथ लकड़ी की अलमारी के पीछे जाकर बैठ गया और सुराख से देखने लगा। खाला ने फ़ोन ऑन किया और नंबर मिलाकर फ़ोन कान से लगाकर बोले, कैसे हो मेरी जान? ये बात सुनते ही मेरा दिमाग चकराने लगा और मैं सोचने लगा कि खाला आखिर जान किसको बोल रही हैं। थोड़ी देर खाला ने बात की और कहा, जान अब मैं फ़ोन रख रही हूँ, कोई आ जाएगा तो मसला बन जाएगा। ये बात सुनकर मुझे पसीना आ गया, जैसे मुझे बहुत तेज़ बुखार हो। दिल की धड़कन बहुत ज़्यादा तेज़ और बेतरतीब हो गई थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। फौरी तौर पर वहां से उठा और कांपते लड़खड़ाते कदमों से भागता हुआ बाहर आ गया। शुक्र ये हुआ कि उस वक्त सब अपने कामों में लगे हुए थे, किसी की नज़र मुझ पर नहीं पड़ी। अगर नज़र पड़ी भी तो किसी ने मुझसे कुछ नहीं पूछा। वो सब समझ रहे होंगे कि स्टोर रूम की सफाई की वजह से थका हुआ बाहर आया हूँ। मैं चंद लम्हे वहाँ फर्श पर ही बैठा रहा और सोचता रहा कि ये आखिर आदमी है कौन जिसे खाला जान बोल रही थी। मेरी एक कज़न कायनात भी कुछ दिन के लिए हमारे घर रहने के लिए आई थी। जब मैं बाहर सहन में आया तो वो मुझे देखकर शर्मा कर मुस्कुराई और कमरे में चली गई। फिर मैं शहर चला गया। मैं उन्हीं सोचों में डूबा हुआ सड़कों पर मारा मारा फिरता रहा। कज़न के बारे में कभी मेरे जहन में कोई बात नहीं आई थी और न ही कभी सोचा था। मेरा जहन मुकम्मल तौर पर इस वाक़े के बाद बदल गया। मुझे अपनी कज़न कायनात इस वक्त सबसे ज़्यादा खूबसूरत लड़की लग रही थी। इसका चेहरा मेरी सोचों से हट ही नहीं रहा था। मैं सोच रहा था कि आज से पहले मुझे अपनी कज़न के बारे में मोहब्बत का ख्याल क्यों नहीं आया। मैंने इतना अरसा उस पर तवज्जो क्यों नहीं दी। वो इतनी खूबसूरत है, मैंने उस पर ध्यान क्यों नहीं दिया। मैं सोचों में डूबा हुआ था। फिर मैं अपने घर पहुंचा। घर आकर देखा तो सब कुछ नॉर्मल था, बस मैं ही नॉर्मल नहीं था। इसके बाद मेरी दूसरी कज़न अज़मी मेरे लिए खाना ले आई। मैं खाना खाने लगा और चौर नज़रों से अज़मी का चेहरा देखने लगा, जो सहन में ही उधर उधर काम कर रही थी। खाना खाने के बाद मैं वहीं सहन में चारपाई पर लेट गया और कज़न इज़मी को आते जाते देखने लगा। तब वहाँ खाला आए और कहने लगे, इज़मी आओ, लड्डू स्टार्ट करते हैं। इज़मी ने कहा, खाला बस थोड़ी देर में फ़ारिग होकर खेलती हूँ। हमारे घर में जब भी कोई लड्डू खेलता तो अक्सर खिलाड़ी ही खेलते थे, बाकी उनकी गेम देखते थे कि कोई बेईमानी न करे। वो दोनों नीचे शीट बिछा कर बैठ गईं। बाकी सब उन दोनों को देखने लगे। मुझे खाला ने कहा, बाबर तुम भी आ जाओ, गेम देखो, चुपचाप गुमसुम क्यों बैठे हो। तब अज़मी ने कहा, खाला लगता है बाबर को बुखार है। मैंने कहा, नहीं मुझे बुखार नहीं है। अब मेरी तबीयत काफ़ी हद तक संभल चुकी थी। मैंने अपनी चारपाई उठाई और उनके पास आकर चारपाई पर बैठ गया और गेम देखने के बहाने अज़मी के हुस्न को देखने लगा। मैं चारपाई से थोड़ा सा खसक कर खाला वाली तरफ हो गया। तब खाला को छुका आया और खाला खुशी से झूमने लगे। इसके बाद जितनी देर गेम चलती रही, मैं बार बार चूर नज़रों से खाला और इज़मी को देखता रहा। गेम का अख्तिताम हो गया। खाला ऊपर चारपाई पर मेरे साथ बैठ गईं। मेरी कज़न से कहने लगे, इज़मी जाओ चाय बना लाओ। नहाने के बाद चाय नहीं पी, थोड़ी सर्दी महसूस हो रही है। फिर मेरी कज़न इज़मी चाय ले आई, हम सब ने चाय पी। इसके बाद खाला ने इज़मी से कहा, इज़मी जाओ तेल की बोतल ले आओ, बाबर की तबीयत वाकई कुछ ठीक नहीं,
इसके सिर की मालिश कर दूं, जिस पर अज़मी तेल लेने चली गई। यहाँ बता दूं, ये मालिश करना आज पहली बार नहीं हो रहा था। इससे पहले भी खालाएं और मेरी कज़न्स बहुत बार मेरे सिर की मालिश कर चुकी थीं। आज पहली बार मेरे दिल में खाला के बारे में ऐसे ख्यालात थे। इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था। खाला अभी भी मेरे साथ ही जड़कर बैठी थीं और इधर उधर की बातें कर रही थीं। तभी अज़मी तेल लेकर आ गई और उसने खाला को दिया। खाला ने कहा, मैं सर की मालिश करती हूँ, तुम जाके घर के काम करो। और उसके साथ ही खाला चारपाई से उतर गईं और मेरे सामने खड़ी होकर मेरे सर में तेल डालकर मालिश करने लगें। काफ़ी देर तक खाला ने मालिश की और कहा, बाबर बताओ, सुकून मिला? मैंने कहा, हाँ खाला, सुकून मिला है। खाला ने कहा, ये अज़मी बड़ी कामचोर है, उसको पता भी था मैं आज थकी हुई हूँ, अभी तक तुम्हारे सर की मालिश करने नहीं आई। तब मैंने कहा, खाला बस करें, शाम होने वाली है, अब मैं जल्दी से नहा लूँ, नहीं तो सर्दी लग जाएगी। मैं खाला से फारिग होकर वाशरूम में घुस गया। इसके बाद मैंने नहाना शुरू कर दिया और नहा के बाहर आ गया। इसके बाद उस दिन कुछ खास नहीं हुआ। कुछ दिन बाद मुझे अंदाज़ा हुआ आज कुछ होगा। फिर खाला फरेश होने वाशरूम में चली गईं। कुछ देर के बाद खाला बाहर आए। खाला भी नहा चुकी थीं और बाल खशक कर रही थीं। मेरी नज़र जब घर के मरकज़ी दरवाजे पर पड़ी तो क्या देखता हूँ कि मेरा एक कज़न, जो उम्र में मुझसे बड़ा होगा, छोटा दरवाज़ा थोड़ा सा खोलकर खड़ा है। वो इस अंदाज से खड़ा था कि सामने वालों को नज़र ना आए। जब मैंने उसे देखा तो वो खाला को देख रहा था। खाला बाल खशक करने के बाद अंदर बरामदे में आ गईं और ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी हो गईं। तब मेरा कज़न आसिफ भी अंदर आया और सोफे पर बैठकर भी वो खाला की तरफ ही देख रहा था। मुझे उसका देखना कुछ अच्छा नहीं लगा। हम इधर उधर की बातें करते रहे। तब खाला भी हमारे साथ आकर बैठ गईं और कहने लगें। खाला बोले, मैं तो फ्रेश हो गई, अब आगे क्या कहते हैं, कौन सी गेम खेलें? इस पर आसिफ बोला, खाला आपने कहा था लड्डू खेलनी है, मैं तो इसीलिए आया हूँ। हमारे सब कज़न भी हमारी खाला को खाला और मामों को मामू ही कहते हैं। तब खाला ने कहा, ठीक है, आओ सब ऊपर चलते हैं छत पर, वहाँ खेलेंगे। हम सब ऊपर चले गए। छत पर जाकर नीचे फर्श पर शीट बिछाकर सब बैठ गए। दरमियान में लड्डू रखी, एक तरफ खाला बैठ गई। खाला के सामने मेरा कज़न एक तरफ में बैठ गया, एक तरफ मेरा भाई के साथ मेरी कज़न अज़मी बैठ गई। आज पता नहीं क्यों, लेकिन मेरी नज़र अपने कज़न आसिफ पर ही थी, क्योंकि वो गेम में नहीं बल्कि खाला में खोया हुआ था। मुझे उसका खाला को ऐसी नज़र से देखना बहुत अजीब लग रहा था और मुझे बरा भी लग रहा था। कज़न को इस वक्त किसी की परवाह नहीं थी कि हम सब बैठे हैं। खाला भी इससे हंस हंस कर बातें कर रही थी। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था। आज पता नहीं क्यों मुझसे कज़न का वहाँ बैठना बर्दाश्त नहीं हो रहा था। मैंने अचानक वहाँ से लड्डू उठाई और दूर फेंक दी और कज़न को बाजू से पकड़कर उठाने लगा और इससे सख्ती से कहा, यहाँ से दफ़ा हो जाओ। वो मुझसे बड़ा था। आज तक पहली बार मैं अपने किसी कज़न को झड़क कर घर से निकाल रहा था। मेरा कज़न कन्फ्यूज़ हो गया। मुझे सब समझाने और डांटने वाले थे, लेकिन मैंने किसी की ना सुनी। तब मेरा कज़न मुझे बड़ा भला कहते हुए बोल रहा था कि तुम तो किसी काम के नहीं। मैं चारपाई पर बैठा था। मुझे सांस बहुत चढ़ा हुआ था और गुस्सा भी, और मुझे नज़र आ रहा था कि खाला वहीं खड़ी हैं। मुझे खाला पर भी गुस्सा था कि वो आसिफ से हंस हंस के क्यों बातें कर रही थी। तब खाला मेरे पास आए। अब छत पर हम दो ही थे। खाला मेरे साथ चारपाई पर बैठ गईं और मुझसे कहने लगीं, बाबर तुम्हारा दिमाग तो ख़राब नहीं हो गया? इस बेचारे ने क्या कह दिया था जो तुमने ऐसा रिएक्ट किया? मैं बोला, खाला वो अब आपको बेचारा लग रहा था, ऐसे बेचारे को मैं नहीं छोड़ता आज। खाला बोले, अच्छा ये बताओ तुम्हें हुआ क्या था? जहाँ तक मुझे याद है उसने तुमसे कोई बात नहीं की थी। तुमने ही लड्डू उठा के फेंकी और उसको बुरा भला कहने लगे। मैंने कहा, इस बेचारे ने तो मुझे बहुत कुछ कहा है। इस पर खाला बोले, पहले तुमने उसे बुरा भला कहा। मैंने कहा, खाला एक बात बताऊं, आप उसकी तरफदारी क्यों कर रही हैं? आपको अंदाज़ा भी है वो कैसा लड़का है? खाला बोले, मैं उसकी तरफदारी क्यों करूंगी? मैंने तो वो कहा है जो मैंने देखा है, और इससे क्या मतलब है कि वो कैसा लड़का है? मैंने कहा, खाला आप नहीं जानते, वो अच्छा लड़का नहीं है और आपको भी उसके साथ ऐसे हंस हंस के बातें नहीं करनी चाहिए थी। खाला मेरी बात सुनकर थोड़ी देर चुप हुए, फिर बोले, अच्छा तो मेरे बाबर को यह गुस्सा था कि मैं इससे हंस हंस के बात क्यों कर रही थी? खाला बोले, बाबर देखो वो तुम्हारा कज़न है। मैंने कहा, खाला मैंने कह दिया ना कि मुझे अच्छा नहीं लगा, और मैं आज के बाद ना देखूं आप उसके साथ या किसी और के साथ फरिंग हूं। ये सुनते ही खाला मेरी बात सुनकर हंसने लगे और बैठे बैठे मेरा हाथ पकड़ लिया। मेरे तो होश ही उड़ गए, हालांकि ये पहली बार नहीं हुआ था। मैंने कहा, हंस क्यों रही हैं आप खाला? खाला बोले, मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी सी बात पर इतना गुस्सा हो जाओगे। मैंने कहा, खाला ये इतनी सी बात नहीं है, वो अच्छा इंसान नहीं है, आप नहीं समझते। खाला बोले, मैं क्या नहीं समझ रही बताओ? मैंने कहा, खाला बस
میں نے کہا نا وہ اچھا لڑکا نہیں ہے۔ خالہ بولیں مجھے بھی تو پتا چلے کچھ، میں نے جھجکتے ہوئے کہا۔ خالہ وہ آپ کو گھور رہا تھا، مجھے اچھا نہیں لگا۔ خالہ بولیں تم مجھے اس وقت بتاتے، پھر دیکھنا میں اس کا کیا حال کرتی۔ میں تو بس اس لیے اس سے بات کرتی تھی کہ وہ تمہارا کزن ہے۔ خالہ پہلے کی طرح شوخی سے بات نہیں کر رہی تھی۔ پھر خالہ بولیں مجھے اس کا اندازہ کیوں نہ ہوا بابر، ہو سکتا ہے تمہیں غلط فہمی ہوئی ہو۔ میں نے کہا غلط فہمی نہیں ہوئی، وہ تو گھر کے دروازے سے ہی آپ کو گھور رہا تھا۔ خالہ بولیں دروازے سے کیسے؟ میں نے کہا خالہ جب آپ بال خشک کر رہی تھیں صحن میں تب وہ دروازے پر کھڑا ہو کر آپ کو دیکھ رہا تھا، اگر اس نے آپ کو نہ دیکھنا ہوتا تو سیدھا اندر آ جاتا۔ اب میں نے ساری بات بتا دی۔ خالہ بولیں بابر تو مجھے اسی وقت بتا دیتے، میں اس کو کھڑی کھڑی سنا دیتی۔ خالہ کے چہرے پر اب تھوڑی پریشانی بھی تھی۔ میں نے کہا خالہ آج کے بعد اس سے بات نہیں کرنی، اور میں ابو سے بھی کہوں گا وہ اس کو گھر میں نہ گھسنے دیں۔ خالہ بولیں نہیں، اپنے ابو کو نہیں بتانا کچھ اور، ہاں یہ بات بھی کسی سے نہیں کرنی کہ وہ مجھے گھور رہا تھا۔ خالہ کی پریشانی ان کے چہرے پر بڑھتی جا رہی تھی۔ میں نے کہا لیکن کیوں خالہ؟ خالہ بولیں یہ اچھی بات نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ہی خالہ نے رونا شروع کر دیا اور اپنے آنسو صاف کرنے لگیں۔ میں نے کہا خالہ کیا ہوا، رو کیوں رہی ہو؟ جیسا آپ کہیں گی میں ویسا کروں گا، میں کسی کو نہیں بتاؤں گا۔ اور میں خالہ کے اور قریب ہو گیا اور خالہ کو چپ کرانے لگا۔ خالہ روتے ہوئے بولیں بابر قسم سے مجھے اس کی نیت کا نہیں پتا تھا، اگر پتا ہوتا میں اس کو منہ بھی نہ لگاتی۔ میں نے کہا وہ سب بھائی ایسے ہی ہیں، اچھا ہوا آپ کو میری بات سمجھ آ گئی، نہیں تو وہ باہر دوستوں میں بیٹھ کر پتہ نہیں کیا کیا بات کرتا۔ خالہ بولیں یہ ایسا ہے؟ میں نے کہا ہاں خالہ، میں نے کہا نا یہ سب بھائی ہی ایسے ہیں۔ خالہ اب چپ ہو گئیں اور دوبارہ اپنا ہاتھ میرے ہاتھ پر رکھ دیا۔ خالہ اب مجھ سے فرینک ہو کر بات کر رہی تھیں۔ ہم نیچے اترنے لگے تو خالہ نے پھر کہا بابر یاد ہے نا، اب کسی سے کوئی بات نہیں کرنی اس کے بارے میں۔ میں نے کہا ہاں خالہ مجھے یاد ہے، اور خالہ نے کھڑے کھڑے مجھے گلے لگا لیا اور ہم نیچے اترائے۔ نیچے آ کر میں باہر اپنے دوستوں سے ملنے چلا گیا اور مغرب کی اذان کے بعد آیا، گھر آ کے کھانا کھایا۔ کھانا کھانے کے بعد سب اپنے اپنے کام میں لگ گئے۔ خالہ میرے پاس آئیں اور کہنے لگیں آؤ بابر چھت پر چلتے ہیں واک کرنے۔ میں اور خالہ چھت پر چلے گئے۔ چھت پر تو اندھیرا تھا لیکن باہر سے دیوار کی جالیوں سے تھوڑی بہت روشنی آ رہی تھی۔ ہم تھوڑی دیر خاموشی سے چلتے رہے، پھر خالہ بولیں بابر آصف مجھے کتنی دیر سے دیکھ رہا تھا دروازے سے۔ میں نے کہا خالہ جب تک آپ بل خشک کرتی رہی تھیں۔ پھر خالہ بولیں بابر تمہیں یقین ہے مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ مجھے دیکھ رہا ہے؟ میں نے جواب دیا ہاں خالہ مجھے پتا تھا، اور میرے منہ سے نکل گیا کہ میں آپ کو ہی دیکھ رہا تھا۔ خالہ بولیں تم مجھے کیوں دیکھ رہے تھے؟ میں نے کہا خالہ میں سامنے ہی بیٹھا تھا، میں بات کو سنبھال گیا تھا۔ ہم ساتھ ساتھ آہستہ آہستہ چل رہے تھے اور باتیں بھی کر رہے تھے۔ کچھ دیر کی واک کے بعد ہم دونوں دیوار کے ساتھ کھڑے ہو گئے اور ہم دونوں باہر دیکھنے لگے۔ ہمیں باہر کا منظر نظر آ رہا تھا۔ خالہ بولیں بابر تم میرے سب سے اچھے دوست ہو۔ میں بھی شوخی سے بولا آپ بھی میری اچھی دوست ہیں، اور میں نے خالہ کا ہاتھ پکڑ لیا۔ کچھ دیر کے بعد خالہ بولیں بابر اگر بھائی کو بات پتہ چلی آج کی تو انہوں نے آصف کا قصور نہیں نکالنا، مجھے ہی غلط کہیں گے۔ میں نے کہا خالہ آپ ابھی تک اسی بات کو لے کر بیٹھی ہیں، ابا جان کو کس نے بتانا ہے؟ خالہ بولیں بابر تم پہلے بھی میرے سب سے اچھے دوست تھے لیکن آج کے بعد تم میرے اور بھی اچھے دوست بن گئے ہو۔ پھر خالہ بولیں بابر کیا دوستی پکی؟ میں نے کہا ہاں خالہ پکی۔ اور میں نے کہا خالہ آج کے بعد آپ نے آصف سے بات نہیں کرنی۔ خالہ نے کہا دفع کرو اس کو، آصف تو کیا تم کہو تو میں کسی اور سے بھی بات نہ کروں۔ میں تو خوشی سے جھوم اٹھا۔ پھر خالہ بولیں دوست اب نیچے چلیں؟ میں نے کہا ٹھیک ہے، اور پھر ہم ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کر نیچے اترنے لگے۔ بستر پر لیٹے مجھے چھت والا منظر یاد آنے لگا۔ مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ مجھے پوری دنیا کی دولت مل گئی ہے۔ خالہ پہلے بھی ہم سب بھائیوں سے فرینک تھیں لیکن اس واقعے کے بعد جو بظاہر تو کچھ بھی نہیں تھا، لیکن خالہ پر بھی اس کا بہت اثر ہوا اور مجھ پر بھی۔ مجھے اچھا نہ لگا کہ کوئی خالہ کو گھورے۔ جب میں نے خالہ کو ساری صورت حال بتائی، خالہ بہت ہی پریشان ہو گئیں اور مجھے روکا کہ کسی کو نہ بتاؤں۔ انہوں نے کیوں روکا اس کا جواب مجھے نہ ملا، لیکن مجھے یہ فائدہ ہو گیا کہ خالہ سب سے زیادہ مجھے اہمیت دینے لگیں۔ اس کے بعد کچھ بھی ہوتا، کوئی بات بھی ہوتی، خالہ میری ہی طرفداری کرتے۔ میں رات کو اپنے بستر پر لیٹا سب کچھ یاد کر رہا تھا، جو کچھ میرے ساتھ ہو رہا تھا۔ مجھے نیند آ گئی اور میں سو گیا۔ صبح خالہ مجھے اٹھانے آئیں تو کمرے میں اکیلا ہی تھا۔ خالہ میری چارپائی پر بیٹھیں، مجھے بازو سے پکڑ کر ہلا رہی تھیں کہ بابر اٹھو، آج تمہیں کالج جانا ہے داخلہ کروانے۔ میری آنکھ کھل گئی۔ اپنے سامنے خالہ کو دیکھ کر میں تو خوشی سے پاگل ہو گیا۔ میں نے خالہ سے کہا خالہ آپ کب جاگیں؟ مجھے تو رات صحیح طرح نیند ہی نہیں آئی۔ خالہ نے کہا کیوں؟
क्या हुआ, तबीयत तो ठीक है? मैंने कहा, जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, पता नहीं रात को नींद क्यों नहीं आई। खाला ना,